लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती है तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर नहीं चलते, ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन हमने दिए हैं उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। देखिए, ये बहुत खास प्रश्न है और ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए नॉर्मल रूप से भी। देखिए, वर्तमान में जो आपका पुलिस बल है, ठीक है, तो पुलिस बल में वर्तमान में पूरे भारत में कुल 10.3% जो है महिलाएं हैं। देखिए, अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें इसने बताया कि देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद कितनी है। यह है आपकी 20,91,488 और इस 20,91,488 में महिलाओं की संख्या है 2,15,504। ये संख्या याद रखिएगा। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो पुलिस बल है भारत में इसमें कुल 10.3% महिलाएं हैं। और देखिए, राज्यों की बात करें तो देखिए, इस मामले में यानी कि महिला पुलिस की संख्या के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। बिहार पुलिस में महिलाओं की तादाद है कुल 25.3%। और देखिए, बिहार के बाद फिर आपका हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर महिलाओं की तादाद है वहाँ की टोटल हिस्सेदारी का 19.15%। और उसके बाद फिर चंडीगढ़ का स्थान है और तमिलनाडु का। देखिए, चंडीगढ़ में जो महिला पुलिस है इनकी संख्या है 18.78%। और तमिलनाडु में जो महिला पुलिस हैं वहाँ उनकी टोटल संख्या का प्रतिशत है 18.5%। तो सबसे ज़्यादा महिला पुलिस किस राज्य में है? आपकी है बिहार में, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद फिर चंडीगढ़ में है, उसके बाद फिर तमिलनाडु में है। तो ये क्रम याद रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पूरे देश में पुलिस बल में कुल 10.3% महिलाएं हैं। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध तेलुगु पत्रकार और वक्ता का निधन हो गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव। याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो आपके वयोवृद्ध तेलुगु पत्रकार और वक्ता थे श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, इनका निधन हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपके तुर्लापति कुटुम्बा राव हैं इन्होंने 4,000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी हैं और कुल 16,000 से अधिक सार्वजनिक भाषण दिए हैं, जिन्हें तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज भी किया गया है। ये खास बात है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, खास बात और है, इनको साल 2002 में जो है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम पद्मश्री है, तो पद्मश्री से इनको 2002 में सम्मानित किया गया था। और ये आंध्र प्रदेश राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। और देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है, ये आपका अपलोड हो चुका है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। क्योंकि इसमें आपको 1 जनवरी 2020 से लगाए 15 दिसंबर 2020 तक के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर मिल जाएंगे और इनकी तादाद कुल 3500 है, यानी कि 3500 प्लस करेंट अफेयर आपको इसमें मिलेंगे पूरे विस्तार से। देखिए, रिसेंटली भी हाल ही में बिहार पीसीएस और बहुत सारे राज्यों का पीसीएस एग्जाम हुआ था और अभी रेलवे एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम चल रहा है। यहाँ पे 100% जो क्वेश्चंस हैं इसी पीडीएफ से मिल जा रहे हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में टोटल 1 साल का जो करंट अफेयर है बिल्कुल अपडेटेड और विस्तार से दिया गया है। ठीक है, इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ डालिए। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे को हम मनाते हैं 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? देखिए, भारत में जो है स्वामी विवेकानंद की जो जयंती पड़ती है 12 जनवरी को, ठीक है, तो इसी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं हम। और देखिए, इस दिवस को मनाने का विचार आया भारत सरकार के पास 1984 में। 1984 में हुआ क्या था? देखिए, 1984 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक निर्णय लिया। इसने कहा कि हम जो है 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित करते हैं। और इसके बाद इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने ये घोषणा की कि सर 1984 से जो है अब हर साल 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती का जो दिन है यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये इतिहास है राष्ट्रीय युवा दिवस का।
और अभी वर्तमान की बात करें, देखिए वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई गई और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय रहा चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और देखिए स्वामी विवेकानंद की बात करें तो देखिए स्वामी विवेकानंद जो है, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी बेलूर मठ हावड़ा में। हावड़ा भी आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता तो राजधानी है पश्चिम बंगाल की, आपको पता होना चाहिए। देखिए स्वामी विवेकानंद का जो फुल नेम था ओरिजिनल वाला, ये था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण। देखिए जितने भी लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको नोट करते रहिएगा। देखिए जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। देखिए जो लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं, वहाँ पे एक आईटी चौराहा है, उसके पास एक रामकृष्ण मठ है। अगर आप रामकृष्ण मठ देखना चाहते हैं कैसा होता है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, अगर आप नियर बाय लखनऊ के हैं, फिर लखनऊ में निवास कर रहे हैं या फिर वहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से गए हुए हैं। तो मुझे वहाँ पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए वहाँ पे खिचड़ी बहुत टॉप मिलती है, प्योर देसी घी में, तो मैंने उसका आनंद भी लिया है। देखिए 1898 में जो है, जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और 1898 में जो है इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 जो है ये कब से कब तक मनाया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 जो है ये आपका 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। ये खास बात है। देखिए हर साल जो है, जो भारत सरकार है, ये जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाती थी, लेकिन इस बार इसने कहा कि नहीं, हम सप्ताह नहीं, हम पूरा महीना मनाएंगे। ठीक है, तो जो भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसने कहा कि हम 2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाएंगे। और ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक। ये डेट याद रखिएगा, डेट ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हर साल अब तक तो यही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2018, 19, 20 जो भी है ये कब तक मनाया गया, मतलब कब से कब तक मनाया गया, डेट पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जाएगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है इसको रद्द कर दिया है। देखिए जो आपका ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है, ये महाराष्ट्र का एक बैंक है, यानी कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए इसका लाइसेंस तो रद्द हो गया है। अब जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो आपका वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है, ये अपनी अब ये बैंकिंग गतिविधियां नहीं संचालित कर सकेगा, लेकिन अब इसमें जो 99% जो ग्राहक होंगे जिनका अकाउंट यहाँ पे पैसे जमा हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका जो रकम है ये पूरा वापस मिलेगा उनको। ठीक है, यानी कि कस्टमर का पैसा कहीं नहीं जाएगा। देखिए जो आपका महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, जहाँ पर ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक स्थित है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल यहाँ की मुंबई है और महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.42 करोड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। छठवां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड बैठकों के लिए किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जय शाह को चुना गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि। कहाँ पर? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो बोर्ड बैठक होने वाली है उसके लिए। तो फिर से बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए अभी हाल ही में जय शाह को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। देखिए वैसे इस आधिकारिक प्रतिनिधि पद पर जो है सौरव गांगुली को चुना जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष वही हैं। लेकिन अभी हाल ही में सौरव गांगुली की जो है हार्ट सर्जरी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, वो बीमार चल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और अब जो आपके जय शाह हैं इनको बनाया जाए आधिकारिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इन दो संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो भारत की क्रिकेट नियामक संस्था इसका नाम है बीसीसीआई, इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। और इसी में सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है
और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। और जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी है, जिसको हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं, देखिए इसके चेयरपर्सन हैं ग्रेग बर्कले। और इसके मतलब जो स्थापना ये हुई थी 15 जून 1909 को। और देखिए वर्तमान में आईसीसी के जो सीईओ इनका नाम है मनु शाहनी, और इसका मुख्यालय आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। सातवां प्रश्न की 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो देखिए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए अभी हाल ही में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। देखिए जो आपका ये 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। और जो आपका ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है यानी कि इफ़ी है, ये गोवा में प्रतिवर्ष 1952 से जो है आयोजित किया जा रहा है। तो डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी से 24 जनवरी तक जो है इफ़ी 2021 का जो आयोजन है ये किया जाएगा। और ये क्रम से 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा। और देखिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये संयुक्त रूप से फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार के गोवा राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, मतलब गोवा राज्य सरकार जो है इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और आठवां प्रश्न की भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो देखिए जो आपका अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो ढाका मैराथन 2021 का आयोजन हुआ था, इसमें भारत के जिगमेट डोलमा ने जो है चौथा स्थान हासिल किया है। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही होगी। देखिए जो आपकी जिगमेट डोलमा है ये लद्दाख पुलिस में एसपीओ हैं। और इस मैराथन की बात करें जो आपका ढाका मैराथन 2021 था, तो देखिए इस मैराथन में मोरक्को के हिचम लखोई जो है ये पुरुषों की श्रेणी में मैराथन की कुलीन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर हैं। और जो केन्या की एक महिला है जिनका नाम है एंजेला जिम असंडे, इन्होंने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। तो पुरुष वर्ग में कौन पहले स्थान पर है? मोरक्को के हिचम लखोई। और महिला वर्ग में पहले स्थान पर कौन रही? केन्या की एंजेला जिम असंडे। और इस पूरे मैराथन में देखिए सार्क देशों की बात करें, देखिए सार्क एक संगठन है, ठीक है, तो सार्क का सदस्य भारत भी है। तो पूरे मैराथन में सार्क और स्थानीय धावकों में भारत के बहादुर सिंह पुरुष वर्ग में चैंपियन बने। और महिला वर्ग में नेपाल की जो पुष्पा भंडारी हैं ये चैंपियन बनी थी। तो अलग से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ढाका मैराथन है इसका जो आयोजन है ये 1972 में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान की जेल से बांग्लादेश में वापसी की याद में किया जाता है। और इस साल इस मैराथन में कुल 42.19 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि जो हाफ मैराथन रहा इसमें 21.09 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और भारत, मोरक्को, केन्या, फ्रांस, नेपाल, इथियोपिया सहित दुनिया भर के एथलीटों ने इस आयोजन की विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। और देखिए बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अस्तुज़्ज़मा खान, इन्होंने जो है ढाका आर्मी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो ढाका मैराथन से संबंधित मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। देखिए ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है शेख हसीना। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, ये चीज़ याद रखिएगा। और नौवां प्रश्न है कि अखिल भारतीय द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास जिसका नाम सी विजिल 2021 है, ये कब से कब तक आयोजित किया गया? तो देखिए ये 12 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 13 जनवरी 2021 को खत्म होगा, यानी कि आज ये खत्म हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका सी विजिल है ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है। ये इससे पहले 2019 में जनवरी महीने में आयोजित किया गया था। और ये जो भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जो कि ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया गया, जिसमें जो है सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक शामिल हुए। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों ने भाग लिया। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा सी विजिल 2021 के बारे में। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार का निधन हो गया है? तो देखिए ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार थे आपके नील सिहान। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए आपके नील सिहान इन्होंने 1962 से 1966 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था। और इन्होंने 1989 में जो है अ ब्राइट शाइनिंग लाई, जान पाल वान और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा नील सिहान के बारे में।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? उत्तर बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो देखिए माधव सिंह सोलंकी जो है ये आपकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कुल 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए जापान है। और चौथा था कि हाल ही में किसने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए इसका उद्घाटन किया था ममता बनर्जी ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य ने धियां दी लोहड़ी और बसेरा योजना को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। तो इसी के साथ जो आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप पेजेस पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल रही है, स्पेशली जो आपकी फेसबुक की लिंक दिख रही है, ठीक है। फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।